Yes. So in the Good evening. previous lecture, yes, good evening to all, good evening to all, good evening to all. Okay, तो next like sorry पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था ब्लड का कंपोजिशन कंप्लीट करा, राइट? सो Yes. गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू. कैन यू सी माई स्क्रीन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रियाज 68 तक है. गुड. अच्छा, so we are going to start today's lecture. Once again, good evening and welcome in today's lecture. We have started about the chapter body fluid and circulation. In the previous lecture, we have done with the composition of blood. Okay, so हम लोग अब आगे कंटिन्यू करते हैं. डायग्राम देखनी है हमें इस सब के. तो ये डायग्राम मैंने बनाए हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस डायग्राम. आरबीसी, आरबीसी कैसे होते हैं? ये ऐसे राउंड एंड बाइकॉनकेव होते हैं ना. These are round and biconcave होते हैं. आरबीसी आर राउंड एंड बाइकॉनकेव. एंड जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी पॉलीमॉर्फिक है, मतलब उनका शेप अलग अलग है, बिकॉज देयर न्यूक्लियस इज डिफरेंट. न्यूक्लिया आर डिफरेंट इन शेप, राइट? सो उनमें से जो हाँ, उनमें से जो न्यूट्रोफिल है ना, न्यूट्रोफिल, वो न्यूट्रोफिल का न्यूक्लियस में ज्यादा. बाइलोब क्या लिखा मैंने? मल्टीलोब न्यूक्लियस है उसका. न्यूक्लियस इज मल्टीलोब. बहुत सारे लोब्स होते हैं. तो ये देख सकते हैं आप कैसे लोब बनाए मैंने न्यूक्लियस के. और साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स है, आप देख सकते हो. ठीक. सो बहुत सारी, सॉरी फिर से बना था आपके सामने, बना था. ये क्या हो गया? सपोज ये एक लोब है, सपोज ये दूसरा लोब है, सपोज ये और एक लोब है, इधर सपोज एक और लोब है. ऐसे बहुत लोब्स होते हैं, मल्टी लोब न्यूक्लियस होते हैं. तो न्यूट्रोफिल को, डब्ल्यूबीसी को तो बोलते हैं पॉलीमॉर्फिक. ओके, बिकॉज उसमें ग्रेनुलोसाइट्स का शेप अलग है, साइज अलग है. अग्रेनुलोसाइट्स का शेप साइज अलग है. और उसमें से न्यूट्रोफिल को बोलते हैं पीएमएनएल. पीएमएनएल का मतलब है पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कौन सा है? तो न्यूट्रोफिल है. और पॉलीमॉर्फिक कौन से है? तो सारे डब्ल्यूबीसी है.
Have you done with the difference? Yes, Yes, sir. yes. Yes, sir. Yes, Okay. sir. ईओसिनोफिल है ना, उसके पास बाइलोब न्यूक्लियस होता है, 2 लोब्स होते हैं, और ऑफ कोर्स साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स रहते हैं। न्यूट्रोफिल्स के अंदर कौन से ग्रैन्यूल्स रहते हैं, मतलब उसका केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? एसिडिक ग्रैन्यूल्स है, बेसिक ग्रैन्यूल है, कैसे ग्रैन्यूल्स है न्यूट्रोफिल के अंदर? Alkaline. न्यूट्रल का मतलब क्या? ईओसिनोफिल के पास कौन से ग्रैन्यूल्स है, एसिडिक या बेसिक? बेसिक। Basic. तो ईओसिनोफिल या एसिडोफिल, फिल का मतलब लविंग ना, जैसे कि हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, वाटर में डिजॉल्व होते हैं। हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हिटिंग, वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। ओके, तो ईओसिनोफिलिक मतलब एसिडोफिलिक, मतलब ये एसिड को अट्रैक्ट करते हैं, एसिड को पकड़ सकते हैं, एसिड को रिफ्यूज नहीं करते, एसिड को अट्रैक्ट करते हैं, एसिड को अटैच होते हैं। तो उसके पास बेसिक ग्रैन्यूल्स होते हैं। कौन से ग्रैन्यूल्स होते हैं? बेसिक केमिकल्स। बेसिक। तो ही वो एसिड को अट्रैक्ट कर पाएंगे। और बेसोफिल जो है वो बेस या अल्कलाइन डाई को अट्रैक्ट करता है, बेसोफिलिक है वो। ओके, तो उसके पास कौन से ग्रैन्यूल्स है? एसिडिक ग्रैन्यूल्स है, राइट? यस सर। इसलिए घर में कोई बोल रहे क्या? अपना आपके अपने अपने मम्मी पापा को बोल के रखे कि कोई आपको डिस्टर्ब ना करे लेक्चर के किसी भी चीज, जैसे कि आप घर में ही नहीं हो, राइट? यू आर इन द Yes, sir. स्कूल, स्कूल में जैसे होते हैं ना आप, क्योंकि ये इतना ही जरूरी है जितना आप स्कूल में होते हो, ठीक है ना? तो आपको इस सब ध्यान से करना है। तो आपको उनको समझाना है कि प्लीज डिस्टर्ब मत करो लेक्चर में, आपको भी ध्यान भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि इधर आप अगर ध्यान देते हो तो आपका 90% स्टडी इधर ही हो जाएगा। सिर्फ उसको बार बार आपको दोहराना होगा, रिपीट करवाना होगा, क्योंकि आपके वो याद रखे। ओके, अंडरस्टैंडिंग तो इधर पूरा हो जाएगा अगर आपने अच्छी तरह से ध्यान दिया, फोकस किया तो बेसोफिल होते हैं। तो बेसोफिल के पास 3 होते हैं, ट्राइलोब न्यूक्लियस होता है। तो आप ऐसे ऐसे 3 लोब दिखा सकते हो, ऐसे या ऐसे एस शेप्ड भी दिखा सकते हो, ट्विस्टेड या एस शेप्ड भी दिखा सकते हो। ये दोनों बेसोफिल का ही अलग अलग दिखा सकते हो ऐसा। मतलब ये ऐसा एस शेप मतलब क्या है? सपोज ये ऐसा मैंने बेसिक बताया, सपोज ऐसे निकालो इसको, ये ऐसे निकल सकता हूँ, इसको नहीं ऐसे निकल, तो एस शेप, इधर एक और इधर एक, और यहाँ पे तीसरा, ऐसे दिखा सकता हूँ। ठीक है? Yes, sir. तो ये एस शेप ट्राइलोब्ड है, ट्विस्टेड। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ट्विस्टेड या एस शेप, ट्विस्टेड या एस शेप दोनों बेसोफिल का ये एसिडिक एसिडिक ग्रैन्यूल, बेसिक डाई। ठीक है? Yes, sir. आप एनसीईआरटी में चेक कर लेना, ठीक है ना? Yes, sir. क्योंकि एनसीईआरटी का एक्चुअली स्कैन डायग्राम आएगा, ये तो बस आपको समझने के लिए। और मोनोसाइट होता है और लिम्फोसाइट, ये तो अग्रैनुलोसाइट्स है ना, एग्रैनुलोसाइट्स। तो उनके पास ये मोनोसाइट सबसे बड़े सेल्स हुए, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है। और लिम्फोसाइट के अंदर अंडे जैसा मतलब ओवल न्यूक्लियस होता है, और इसके पास किडनी शेप्ड या बीन शेप्ड या हॉर्स शू शेप्ड न्यूक्लियस होता है, और वो भी बड़ा वाला होता है। साइटोप्लाज्म बहुत ही कम होता है, ऑलमोस्ट सेल इज फिल्ड विद अ न्यूक्लियस, जैसा बड़ा वाला न्यूक्लियस होता है।
ठीक है? Yes, sir. Okay, so this is about the monocyte and this is about the oval shaped nucleus lymphocyte. क्लियर है आपको? Yes. Yes, sir. तो अगर हम लोग आउटलाइन बोले ना तो सबसे ज्यादा सेल्स कौन से है? आरबीसी है। सबसे कम सेल्स कौन से है? डब्ल्यूबीसी है। इंटरमीडिएट कौन से है? प्लेटलेट्स है। तो आरबीसी कितने हैं? 5.5 to 5.5 मिलियन पर mm क्यूब ऑफ द ब्लड। डब्ल्यूबीसी कितने हैं? 6,000 to 8,000 पर mm क्यूब ऑफ द ब्लड। और प्लेटलेट्स कितने हैं? 1.5 लाख से 3 लाख, 1.5 लाख to 3 लाख। ओके, तो अगर किसी का भी नंबर कम होता है तो उसको साइटोपेनिया बोलेंगे। इरिथ्रोसाइटोपेनिया, ल्यूकोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। नंबर बढ़ा तो साइटोसिस, इरिथ्रोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस, थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, तो आरबीसी का नंबर कब बढ़ता है? हिली रीजन में जाने के बाद बढ़ता है ना, ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए। ओके, और एथलेट्स होते हैं ना, उनके बॉडी में भी आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है। एथलेट्स के बॉडी में भी आरबीसी का नंबर ज्यादा होता है। एथलीट्स के बॉडी में आरबीसी का नंबर, मतलब उसको एक और नाम है पॉलीसाइथेमिया, अलग थोड़ा नाम है। इरिथ्रोसाइटोसिस मतलब पॉलीसाइथेमिया। ओके, सबसे छोटे सेल्स कौन से होते हैं? सबसे छोटे होते हैं प्लेटलेट्स, क्योंकि एक्चुअली प्लेटलेट्स को सेल्स नहीं बोलते, क्योंकि प्लेटलेट्स सेल्स होते ही नहीं, वो सेल के फ्रैगमेंट होते। तो उसको सुडो क्या बोलते हैं? सुडो सेल्स भी बोलते हैं, फॉल्स सेल्स भी बोलते हैं। ओके, Yes, sir. ओके, सूडो या फॉल्स सेल्स भी उसको बोलते हैं प्लेटलेट्स को। और उनके पास कोई उनका न्यूक्लियस नहीं, क्योंकि वो फ्रैगमेंट्स ऑफ सेल है। तो बोन मैरो में एक्चुअली एक सेल होता है मेगा कैरियोसाइट, और मेगा कैरियोसाइट का टुकड़े टुकड़े होते हैं, फ्रैगमेंटेशन होती है, उससे बनता है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। एक्चुअली ना ह्यूमन में या हायर एनिमल में ना, हायर वर्टिब्रेट में उसको प्लेटलेट बोलते हैं, और लोअर होते हैं ना, लोअर वर्टिब्रेट जैसे कि फिश वगैरह, उसमें उनको थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, तो आप प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट दोनों बोल सकते हैं, नो इश्यूज अप टू योर लेवल। अंडरस्टूड? तो प्लेटलेट्स का नंबर अगर कम हुआ ना तो मतलब 40,000 या उसके नीचे आ गया, 40,000 के नीचे आ गए, तो उसको क्रिटिकल मतलब बोलते हैं, क्रिटिकल वैल्यू। तो उस टाइम ना पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है या प्लेटलेट देने पड़ते हैं, कि अगर 40,000 के नीचे आ गया नंबर तो। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. सबसे बड़े कौन से है? डब्ल्यूबीसी। सबसे छोटे कौन से है? ये प्लेटलेट्स। और इंटरमीडिएट साइज के आरबीसी है। सबसे बड़े डब्ल्यूबीसी कौन से है? सबसे बड़ा है मोनोसाइट, मोनोसाइट। अब सबसे छोटा कौन सा है? न्यूट्रोफिल है। ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. या सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन से है? न्यूट्रोफिल है। सबसे कम डब्ल्यूबीसी कौन से है? बेसोफिल है। और ये किडनी शेप वाले कौन से हैं? न्यूक्लियस वाले मोनोसाइट। मोनोसाइट भी फैगोसाइटिक है, न्यूट्रोफिल भी फैगोसाइटिक है, लेकिन न्यूट्रोफिल छोटे है तो उसको बोलते हैं माइक्रोपोलिसमेन या माइक्रोफैगोसाइट। एंड जो मोनोसाइट है ना, उसको बोलते हैं मैक्रोपोलिसमेन या मैक्रोफैगोसाइट। ओके, तो मोनोसाइट्स आर एक्चुअली द मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस मतलब क्या? कि टिश्यू जो होता है ना, कोई ब्लड के सिवा जो दूसरे कोई टिश्यू होते हैं ना, उसके पास भी उनके खुद के फैगोसाइटिक सेल होते हैं। उनको क्या बोलते हैं? टिश्यू मैक्रोफेज बोलते हैं, टिश्यू मैक्रोफेज। तो ये जो ये है ना मोनोसाइट, वो ब्लड के मैक्रोफेज है, ब्लड टिश्यू के मैक्रोफेज है। बाकी टिश्यू के मैक्रोफेज को टिश्यू मैक्रोफेज बोलते हैं। जैसे कि लीवर के अंदर मैक्रोफेज होते हैं, उनका नाम क्या है पता है आपको? मैंने बोला था, व्हाट इज द नेम ऑफ लीवर मैक्रोफेजेस? Cooper. Very good, Kupffer cells. What is the macrophage of brain? Neuroglial cells. कौन से न्यूरोग्लाइल सेल, ग्लाइल सेल्स? विच न्यूरोग्लाइल सेल्स? एस्ट्रोसाइट है, ओलिगोडेंड्रोसाइट है, श्वान सेल है, माइक्रोग्लाया है। कौन से? Microglia. माइक्रोग्लाया। गुड, वेरी गुड प्रवीण। प्रवीण मतलब आपका नाम पीयूष है ना? Yes. ओके ओके, वेरी गुड पीयूष, वेरी गुड। कीप इट डाउन, कीप इट अप, कीप इट अप। So these are the different aspects of the blood. Okay, तो हम लोग अभी बात करेंगे
ये डायग्राम मैंने क्यों ड्रॉ किया था, ये भूल गया अभी, इसलिए मैंने ड्रॉ किया। I'll take break, little bit break to recall why I have drawn this diagram. इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Yes, sir. Yes. We'll see. I'll see. Okay. ड्रॉ करा था मैंने ये, ठीक है, बाद में अगर ध्यान में आएगा तो मैं, ठीक है। We'll see the next point. We'll come to the next section, that is the blood clotting. हाँ, उसका यूज कर सकता मैं भी, ब्लड क्लॉटिंग मैं लिख लूँ इधर, ब्लड क्लॉटिंग। या फिर उसको बोलते हैं ब्लड कोयागुलेशन। तो आपको पता है अगर कोई हमें इंजुरी होती है या ट्रॉमा होता है ना, तो उससे ब्लड लॉस होता है। इफ देयर इज एन इंजुरी और ट्रॉमा, तो दैट कॉजेस रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल, राइट? रप्चरिंग ऑफ ब्लड वेसल हो जाता है, ब्लड वेसल जो होती है ना वो रप्चर होती है, और उससे क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, और उससे क्या होता है, ब्लड का लॉस होता है। अगर एक लिमिट से ज्यादा लॉस हुआ ब्लड तो डेथ भी हो सकती है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. दैट कॉजेस डेंजर, लाइट कम इन डेंजर। तो इसको क्या होना चाहिए, ब्लड का फ्लो बंद होना चाहिए। इसका मतलब जिधर ही इंजरी हुआ है ना, ट्रॉमा हुआ है ना, ब्लड वेसल फट गई, उधर वो सीलिंग होनी चाहिए। सो सीलिंग ऑफ ruptured blood vessel is necessary. Blood vessel is necessary to stop blood flow. To stop blood flow. ये जो मैकेनिज्म है ना, which stop this is called as blood clotting or blood coagulation. So there is formation of, क्या होता है, formation of red, brown scum. There is formation of red brown scum at the site of injury. At the site of injury. उसको ही बोलते हैं called, क्या हो रहा है बेटा, किसका माइक ऑन था अभी? सच्चे से बोलो, हाँ, किसका माइक ऑन था अभी? पीयूष, किसका माइक ऑन था बेटा अभी? सॉरी सर, देखा नहीं। किसका था? सॉरी सर, आई कुडंट सी। आपका ही था क्या? Sir, रेखा का No. था। सर रेखा का। हाँ बेटा, सब माइक ऑफ करो, और माइक ऑफ करके बोलो मत, नहीं तो माइक ऑन करके ही बोलो, तुमसे मुझे पता तो चलेगा कि आप बोल रहे हो लेक्चर के टाइम ना। देखो एक बात है ना कि कैजुअली मत बैठो लेक्चर में प्लीज, मुझे सिर्फ ज्यादा नंबर नहीं चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए ना, ना। तो you must be very sincere and while
स्टडिंग. अगर आप खुद पढ़ रहे हो ना तो भी आप, मतलब लेक्चर नहीं भी हुआ, पढ़ रहे हो सेल्फ स्टडी, तो भी आपको सिंसियरली पढ़ना है. देखो, so this is called a blood clotting. So there is formation of red browns come at the site of injury, that is called as clot. उसको ही क्या बोलते हैं? ब्लड क्लॉट बोलते हैं या कोएगुलम बोलते हैं. ब्लड का कोएगुलम बोलते हैं. तो हम लोग भी जानेंगे एकदम ब्रीफ में, क्योंकि वो प्रोसेस तो बहुत मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट ऐसा है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही अलग अलग टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. ओके, देखो, सो दिस क्लॉटिंग इसमें वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स इन्वॉल्व है. वेरियस क्लॉटिंग फैक्टर्स, वेरियस प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लाज्मा के अंदर होते हैं वो ब्लड के फैक्टर्स इन्वॉल्व है, इन्वॉल्व. और वो होते हैं इनएक्टिव, विच आर इनएक्टिव इन नेम, इनएक्टिव but activated during clotting, during clotting. तो प्लाज्मा के अंदर बहुत सारे टाइप के क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो इनएक्टिव है. तो ब्लड क्लॉटिंग जब होना चाहिए तब वो एक्टिव होते हैं. तो कितने होते हैं टोटल? 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं. अंडरस्टूड? तो इनको अभी इनको जानने की जरूरत नहीं है. कोई कोई क्लॉटिंग फैक्टर आपको पता है, तो दे आर गिवन द रोमन नंबर. क्लॉटिंग फैक्टर 1 2 3 4 ऐसे नंबर देता है. ओके, तो उनका मतलब किसका क्या नाम है, ये सबका डिटेल नहीं देखेंगे, सब आउटफ्लो देखेंगे. देखो ये प्रोसेस मैंने लिखा है. देखो कि सपोज कोई इंजुरी है, डैमेज है, तो उसको क्या हुआ कि उस डैमेज साइट में जो ब्लड है ना, उधर के जो प्लेटलेट्स थे वो प्लेटलेट स्टिमुलेट हो गए. क्या हो गए? प्लेटलेट स्टिमुलेट. ओके, इधर मैंने लिखा डैमेज, इंजुरी. सपोज इफ देयर इज एन इंजुरी, कोई इंजुरी है, तो क्या होता है? दो पार्ट होते हैं. ब्लड वेसल होता है, उसके अंदर होता है ब्लड, और दूसरा होता है टिश्यू, ब्लड वेसल के बाहर का टिश्यू. ओके, सपोज कोई ये टिश्यू है और उसके पास ये सपोज सेल्स है उसके, और ये अंदर के ब्लड कैपिलरीज है, ब्लड वेसल्स वगैरह है. ठीक है, तो जहां पे अगर चोट लगी है, अगर जहां पे इंजरी हुई है ना, तो उस साइड के दो चीजें एक्टिव हो जाती है. वो तो खुद टिश्यू के सेल्स जो इंजर्ड हो गए हैं, और जो ब्लड वेसल्स उस पार्ट में है, उस एरिया में है. तो उसके ब्लड का वेसल्स के अंदर जो सपोज कोई ब्लड वेसल जो है वो फट चुका है ना, डैमेज हो चुका है, रप्चर हो चुका है, तो उसके अंदर जो प्लेटलेट होता है ना, वो प्लेटलेट स्टिमुलेट होते हैं. क्या होते हैं? स्टिमुलेट. और वो क्या बनाते हैं? दे प्रोड्यूस द एंजाइम, दे प्रोड्यूस द सब्सटेंस कॉल्ड एज थ्रोम्बोप्लास्टिन. तो प्लेटलेट क्या बनाते हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाते हैं. ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करते हैं कि जो ब्लड के प्लाज्मा के अंदर हमने देखा कि लगभग 12 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा फैक्टर्स है, क्लॉटिंग फैक्टर्स, बट सभी के सभी इनएक्टिव है. तो एक एक को एक्टिवेट करते हैं ये थ्रोम्बोप्लास्टिन. तो देयर इज अ सीरीज ऑफ रिएक्शन, कैस्केड ऑफ रिएक्शन. तो कैस्केड ऑफ रिएक्शन क्या होता है? किसी की थ्रोम्बोप्लास्टिन ने क्या किया कि क्लॉटिंग फैक्टर किसी एक को एक्टिवेट किया, तो वो दूसरे को, दूसरा तीसरे को, तीसरा फोर्थ को, ऐसे एक एक को एक्टिवेट करते जाता है. तो थ्रोम्बोप्लास्टिन वो रिएक्शन इनिशिएट करता है, सीरीज ऑफ रिएक्शन, कैस्केड ऑफ रिएक्शन, एक के ऊपर दूसरा डिपेंड होता है. और वैसे बहुत सारे रिएक्शंस हो जाते हैं ब्लड में, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाते हैं,
सेट्स ऑफ रिएक्शन हो जाते हैं, चेन ऑफ रिएक्शन हो जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो इनएक्टिव प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं ना, वो एक्टिवेट होते हैं। क्या होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। इतना आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. दो चीजें एट द साइट ऑफ इंजरी, दो चीजें, ब्लड वेसल जो खुद रप्चर हो गया है और टिश्यू जो डैमेज हो गए इससे। तो ब्लड वेसल जो रप्चर है उसके अंदर जो ब्लड के प्लेटलेट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाते हैं ये? दे प्रोड्यूस थ्रोम्बोप्लास्टिन। और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है? ब्लड के अंदर जो इनएक्टिव प्लाज्मा फैक्टर्स पड़े हैं उनको एक्टिवेट करते जाता है और वो सीरीज ऑफ रिएक्शन में हो जाता है, चेन ऑफ रिएक्शन में हो जाता है। जैसे कि एक दूसरे को करता है एक्टिवेट, दूसरा तीसरे को, तीसरा फोर्थ को, फोर्थ फिफ्थ को, ऐसे सीरीज ऑफ। पहला एक्टिवेट होता है, बाद में वो दूसरे इनएक्टिव को एक्टिव करता है, दूसरा एक्टिव हो जाता है तो तीसरे इनएक्टिव को एक्टिव करता है। ऐसे एक एक एक्टिव हो जाता है और सीरीज ऑफ रिएक्शन होती है। और उसके नतीजे से क्या होता है कि ब्लड के अंदर एक एंजाइम बनता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। तो दैट कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम। तो ब्लड के अंदर एक एंजाइम बनता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ये एक्चुअली, क्योंकि इसके पास बहुत सारे सब यूनिट होते हैं। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। फिर ये थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है? ब्लड के अंदर एक क्लॉटिंग फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, वो होता है इनएक्टिव। उस इनएक्टिव थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव थ्रोम्बिन बनता है, एक्टिव थ्रोम्बिन एंजाइम बनता है, वो दैट इज बाय द एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज क्या करता है बाद में कि इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन को विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन चाहिए उसको, तो विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को कैल्शियम आयन की जरूरत है, तो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट प्रोथ्रोम्बिन व्हिच इज इनएक्टिव factor clotting factor into active enzyme thrombin. Clear इतना? Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद जो एक्टिव थ्रोम्बिन एंजाइम होता है वो क्या करता है कि वो भी कैल्शियम आयन की मदद लेता है, प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, एंड थ्रोम्बिन भी कैल्शियम आयन की मदद लेता है। और ब्लड में जो सोल्यूबल फिब्रिनोजन है ना, फिब्रिनोजन क्लॉटिंग फैक्टर है, ये प्रोथ्रोम्बिन भी क्लॉटिंग फैक्टर है, एक एक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है। सोल्यूबल फिब्रिनोजन भी इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है, ये इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर, वो भी ब्लड के प्लाज्मा में पड़े हुए होते हैं। ओके, तो ये फिब्रिनोजन जो होता है वो सोल्यूबल होता है, इनएक्टिव, लेकिन जब उस पे ये थ्रोम्बिन काम करता है उसको कैल्शियम आयन की मदद से, तो वो बनते हैं इनसोल्यूबल फिब्रिन, वो होते हैं एक्टिव। ये क्या बनते हैं? एक्टिव होते हैं। क्लियर? Yes, sir. इनसोल्यूबल फिब्रिन के फाइबर्स है ये, फाइबर्स। तो फिब्रिन तो फाइबर्स है, इनसोल्यूबल है, लेकिन फिब्रिनोजन तो सोल्यूबल होता है। तो सोल्यूबल फिब्रिनोजन को इनसोल्यूबल फिब्रिन फाइबर्स बनाता है थ्रोम्बिन एंजाइम विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन। इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, यस 70 है आज, गुड। तो सोल्यूबल फिब्रिनोजन को इनसोल्यूबल फिब्रिन, सोल्यूबल फिब्रिनोजन इनएक्टिव है और इनसोल्यूबल फिब्रिन एक्टिव है। ये फिर फाइबर्स क्या करते हैं? ये फाइबर्स जो फिब्रिन के फाइबर्स होते हैं ना, ये ऐसे फाइबर्स ऐसे, सपोज यहाँ पे ब्लड वेसल था, सपोज ये ब्लड वेसल है यहाँ पे, सपोज ये ब्लड वेसल है सपोज, और सपोज ये ब्लड वेसल यहाँ पे फटा है, सपोज यहाँ पे और यहाँ से ब्लड आ रहा है। तो ये सब फाइबर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे ऐसे आते हैं और ऐसे नेटवर्क बनाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, और दिस इज द नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स और फिब्रिन फाइबर्स। और उस थ्रेड्स के अंदर क्या हो जाता है
डेड एंड डैमेज ब्लड सेल्स होते हैं ना, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है, तो वो जो डैमेज हुआ था उससे वो भी डेड हो गए, कुछ कुछ डब्ल्यूबीसी, कुछ कुछ आरबीसी, कुछ कुछ प्लेटलेट। तो ये सब ये नेटवर्क में, इस नेटवर्क में फंस जाते हैं, इस नेटवर्क में ये फंस जाते हैं। कौन? ये सब लोग, डेड डब्ल्यूबीसी, आरबीसी एंड प्लेटलेट, मतलब डेड ब्लड, डेड एंड डैमेज ब्लड सेल्स। तो उस सबसे मिला के जो बनता है उसको ही बोलते हैं कोएगुलम या ब्लड क्लॉट। इसमें क्या होता है? थ्रेड्स प्लस ब्लड, डेड ब्लड सेल्स। इसके अंदर क्या है? थ्रेड्स प्लस डेड ब्लड सेल्स। ओके, मैं लिखता नहीं किया, यहाँ पे लिखा है मैंने। तो ये सबका कोएगुलम बनता है या क्लॉट बनता है। ओके, और वो क्लॉट रेड या ब्राउन कम दिखता है एट द साइट ऑफ इंजुरी, और वो ये सील जो होते हैं ना, रप्चर, उसको सील करते हैं, तो बाद में ब्लड फ्लो जो होता है ना वो स्टॉप होता है, ब्लड फ्लो होता है तो स्टॉप होता है। इतना आपको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. देखो, अभी स्टूडेंट ना इसमें कंफ्यूज होते हैं दो चीज पे, कि अगर दो चीज है, ब्लड वेसल है जो कि रप्चर हुआ चुका है, जो कि डैमेज है, और जो टिश्यू है उसके सेल्स भी डैमेज है, तो टिश्यू का क्या रोल होता है? टिश्यू का भी रोल होता है। टिश्यू क्या करता है? कोई ना कोई एक फैक्टर बनाता है, मतलब स्टिमुलेट करता है फैक्टर को, जो ब्लड के वो कोई फैक्टर रिलीज करता है, सीक्रेट सम फैक्टर्स, एंड वो फैक्टर भी प्रोड्यूस करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। ओके, सर्टेन फैक्टर्स प्रोड्यूस डैमेज टिश्यू, आल्सो प्रोड्यूस सर्टेन फैक्टर्स। मतलब एक्चुअली क्या है ना कि ये फैक्टर कौन सा है? फैक्टर नंबर 7 है। हमने देखा ना ब्लड क्लॉटिंग में कौन से फैक्टर है, फैक्टर 1 टू फैक्टर 12 है। तो ये टिश्यू क्या बनाता है? प्रोड्यूस सर्टन क्लॉटिंग फैक्टर। उसको बोलते हैं क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 7। लेकिन ये अभी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि थ्रोम्बोप्लास्टिन का भी अलग सा नाम है, फैक्टर नंबर है। ये प्रोथ्रोम्बिन का भी फैक्टर नंबर है, और इसके अंदर भी सीरीज ऑफ रिएक्शन होते हैं ना, उसमें भी कोई ना कोई फैक्टर का नाम आते हैं। ओके, तो इतना ध्यान रखो कि टिश्यू जो है वो भी कोई क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस करता है। उसका एक्चुअली नाम है फैक्टर 7, लेकिन आप ये भूल सकते हो, कुछ जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। ओके, मतलब ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। लिखूंगा नॉट रिक्वायर्ड तो आपको लगेगा कि क्लॉटिंग के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, तो इतना भूल जाओ आप, सिर्फ कोई फैक्टर को प्रोड्यूस करता है, इतना ही। और ये फैक्टर भी आगे जाके थ्रोम्बोप्लास्टिन ही रिलीज करवाता है, मतलब प्रोड्यूस करवाता है। अंडरस्टूड? मतलब एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लाइन दिया है कि डैमेज टिश्यू आल्सो प्रोड्यूसेस सम फैक्टर व्हिच स्टिमुलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, ऐसा दिया है। क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन बाकी का काम करता है सब। ओके, बाकी सब काम करता है। आपको सब क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. इससे ज्यादा डिटेल प्रोसेस दिखने की जरूरत नहीं। कोई कोई मॉड्यूल के अंदर सब क्लॉटिंग फैक्टर के नाम दिखे रखे हैं, तो आप अगर वो बाय हार्ट करने में, वो रटने में टाइम वेस्ट मतलब आपका हो जाएगा, तो कोई यूज नहीं होगा। उस टाइम में आप दूसरा कोई अच्छा ढंग का काम करो। ठीक है, इतना डिटेल नहीं पूछेंगे आपको। जब ये एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आप लोग जाओगे ना, तो उसमें आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक हिमेटोलॉजी है, मतलब ब्लड का स्टडी, उसमें आपको सब ये पढ़ने को मिलेगा, अभी जरूरत नहीं है। क्लियर आपको सब ये? Yes, sir. इतना 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 भी नहीं आएगा एक्चुअली ये, लेकिन इतना एनसीईआरटी में दिया है तो आएगा। इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या मैं ज्यादा कहाँ बताता हूँ और कहाँ बताता नहीं। जब कोई मैकेनिज्म या प्रिंसिपल या फिनोमिना अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, तो मैं जाता हूँ आउट ऑफ एनसीईआरटी, जड़ तक जाने की कोशिश करता हूँ, जितना कि आप समझ सको। लेकिन अगर कोई डेटा है, कोई अलग अलग नाम है, जैसे कि ईयर्स है, साइंटिफिक नाम है, या कोई ऐसे मतलब डिफरेंट एग्जांपल्स है, सो मेनी नंबर ऑफ एनिमल्स, एग्जांपल्स ऑफ एनिमल्स, सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ प्लांट्स, जो कि जरूरत नहीं है, क्योंकि दैट इज नॉट देयर इन योर एनसीईआरटी। अंडरस्टूड? तो इतना तो इंफॉर्मेशन नहीं बढ़ाना, डेटा नहीं। डेटा का मतलब इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज नहीं होता।
हाँ, लेकिन अगर कोई कंसेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए अगर कोई बताना जरूरी है तो मैं नहीं समझता ये ठीक कि ये कंसेप्ट के लिए आपको और सब क्लॉटिंग फैक्टर के नाम आना जरूरी है आपके लेवल पे। अंडरस्टूड? आपको इतना क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये अभी थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी देखते हैं। सपोज ना ये सपोज ब्लड वेसल है, ये सपोज क्या है, ब्लड वेसल है। इसको सपोज ये टिश्यू है, इधर टिश्यू है, टिश्यू के अंदर ही कोई खराब आ रहा है। फिर से मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छी लिखने की। ये सपोज कोई ब्लड वेसल है, ये कोई टिश्यू है, ये टिश्यू के सेल सपोज है, ये ब्लड वेसल उधर से गुजर रहा है। तो ये सपोज डैमेज हो, इधर फिजिकल या इधर कोई चोट लगी है जोर से, या कोई कट हुआ है, या कोई मतलब प्रेशराइज मतलब कुछ भी हुआ है उधर, तो इधर ये ब्लड वेसल सपोज इधर रप्चर हो गई और इधर से ब्लड फ्लो होने लगा। तो ये ब्लड फ्लो कैसे बंद होगा? इधर से इधर क्या करेंगे, इधर सब फाइबर जमा होंगे ना, फाइबर्स एनमेश करेंगे, नेटवर्क ऑफ फाइबर, ऐसे ऐसा नेटवर्क होगा। और ये फाइबर्स किसके होंगे? फिब्रिन के। कैसे फाइबर्स होंगे? फिब्रिन फाइबर्स। प्लस क्या होंगे उसमें? डेड ब्लड सेल्स। आर यू देयर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes. Yes, sir. डेड ब्लड सेल्स हो गया, आरबीसी डब्ल्यूबीसी। तो उनसे क्या बनेगा? क्लॉट बनता है। उससे क्या बनता है? क्लॉट। तो ये सिर्फ फिब्रिन फाइबर्स होते हैं ना, वो कहाँ से आते हैं? वो कौन बनाता है? ये बनाता है फिब्रिनोजन। कौन बनाता है ये? Fibrinogen. फिब्रिनोजन से बनते हैं। फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कौन करवाता है? इधर अभी एरो इधर चाहिए। फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कौन करता है? कौन करता है फिब्रिनोजन को? ये होता है सोल्यूबल, और ये होता है इनसोल्यूबल, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो सोल्यूबल फिब्रिन को इनसोल्यूबल फिब्रिनोजन को इनसोल्यूबल फिब्रिन कौन बनाता है? Thrombin enzyme. कौन बनाते हैं? थ्रोम्बिन एंजाइम। कौन बनाता है? Thrombin थ्रोम्बिन enzyme. एंजाइम। इसके लिए क्या लगता है? थ्रोम्बिन लगता है, थ्रोम्बिन एंजाइम। और कैल्शियम आयन, राइट? Yes, sir. तो ये थ्रोम्बिन कैसा है? इनएक्टिव है ना? सॉरी, ये किस फॉर्म में होता है? ये किस फॉर्म में होता है? Active. इनएक्टिव फॉर्म में होता है, प्रोथ्रोम्बिन में होता है ना? Yes, sir. इट इज एक्चुअली नॉट एक्टिवली प्रेजेंट इन द ब्लड। ये कैसा है? इनएक्टिव फॉर्म में, प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्म में होता है ना ये? Yes, sir. Yes, sir. प्रोथ्रोम्बिन रहता है ये, प्रोथ्रोम्बिन। तो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन कौन बनाएगा? कैल्शियम आयन को लगेंगे। यस, कौन बनेगा? थ्रोम्बोकाइनेज। कौन बनेगा? Thrombokinase. थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, राइट? Yes, sir. ओके, तो ये थ्रोम्बोकाइनेज कौन बनाएंगे? ये बनाएंगे कैस्केड ऑफ रिएक्शंस बनाएंगे। उस रिएक्शन में कौन इन्वॉल्व है? इन्वॉल्विंग, Number of inactive factors. वो एक्टिव हो जाते हैं ना। इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर्स, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं ब्लड के प्लाज्मा में। फैक्टर्स, सॉरी, बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन द इनएक्टिव फॉर्म। इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। और ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन कौन शुरू करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन शुरू करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, राइट? Yes, sir. और ये कौन बनाता है? डैमेज प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स बनाते हैं। ओके, और Yes. यहाँ पे जो डैमेज टिश्यू है वो कोई फैक्टर बनाता है, सर्टन फैक्टर,
और वो फैक्टर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को। हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. टिश्यू में जो अगर डैमेज है वो टिश्यू वो क्या करता है, सर्टन फैक्टर, और ये सर्टन फैक्टर क्या करता है, स्टिमुलेट करता है थर्मोप्लास्टिन को। ठीक है, Yes, sir. Yes. ओके ओके। एक बार फिर से रिपीट कर दो। क्लियर सबको? Yes, sir. ठीक है ना? तो मुझे एक बताओ कि हमारी ब्लड के अंदर इनएक्टिव को फैक्टर होते हैं, राइट? तो ब्लड Yes. क्लॉट कब होता है? ब्लड क्लॉट कब होता है? जब ब्लड वेसल रप्चर होते हैं तो ही ब्लड क्लॉट होता है ना। Yes. Yes, sir. लेकिन जब ब्लड अंदर के अंदर ही, ब्लड वेसल के अंदर ही सर्कुलेट कर रहा है तो क्या वो क्लॉट होता है क्या? No, sir. No, sir. क्यों नहीं होता क्लॉट? Yes, sir. Heparin. Sir, heparin हिपैरिन होता है। protein. हिपैरिन कौन बनाता है? बेसोफिल बेसोफिल। बनाते हैं, पता है ना हमें। Yes, sir. और भी कोई सेल्स होते हैं वो भी हेपेरिन बनाते हैं, ठीक है ना, उसमें जाएंगे नहीं अभी अब। तो एक्चुअली क्या होता है ना, ये हिपेरिन होता है। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन दो काम करता है। एक तो ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन जो क्लॉटिंग वाले है वो उसको स्टिमुलेट करता है, और दूसरा काम ये ऐसे करता है कि ये हिपैरिन को इनएक्टिव करता है। क्या करता है? हिपैरिन को इनएक्टिव करता है या न्यूट्रलाइज करता है। अगर हिपैरिन एक्टिव है तो क्लॉटिंग तो नहीं होगा ना। Yes, sir. तो हिपैरिन को भी इनएक्टिव करना जरूरी होता है कि नहीं? Yes, sir. ओके, सो ये क्या करता है, इनएक्टिवेट हिपैरिन या न्यूट्रलाइज हिपैरिन। ओके, ये काम थ्रोम्बोप्लास्टिन ही करता है। ठीक है, Yes, sir. इधर का थ्रोम्बोप्लास्टिन हमारा, हाँ इधर मैं लिख सकता हूँ इनएक्टिवेट हिपैरिन। तो हिपैरिन जब तक एक्टिव है तब तक ये कोई रिएक्शन नहीं हो सकते। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन अगर है तो हिपैरिन इनएक्टिव, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन हमेशा नहीं रहता। ओके, तो आपको पता है ना कि जब आप कोई ब्लड टेस्ट के लिए लेबोरेटरी में जाते हो तो एक वायल्स होते हैं ना, ऐसे नहीं कोई कोई बर्तन लिया उसमें आपका ब्लड लिया, ऐसा नहीं, तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा ना, राइट? Yes, sir. ओके, तो क्या होता है ना कि एक वे वायल लेते हैं, टेस्ट ट्यूब या वायल लेते हैं, उनके अंदर ब्लड डालते हैं तो क्लॉट नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, एंटी कोएगुलेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंटी कोएगुलेंट होते हैं। कौन से होते हैं एंटी कोएगुलेंट? पहले तो क्या करते थे ना, ये स्लॉटर हाउस से हिपैरिन वाले सेल्स मतलब लेते थे, जैसे कि मुर्गी वाले वगैरह, और उससे हिपैरिन निकालते थे। लेकिन अभी क्या, अभी तो जमाना बदल गया, तुमको पता है अभी क्या करते हैं, उसमें कोई सॉल्ट होते हैं, जैसे कि ईडीडीए वगैरह सॉल्ट होते हैं। ओके, अलग अलग होते हैं, सोडियम साइट्रेट होता है, सोडियम ईडीडीए होता है, अलग अलग सॉल्ट होते हैं। तो क्या करते हैं वो, ब्लड का क्लॉटिंग प्रिवेंट करते हैं। कैसे प्रिवेंट करते हैं? वो ना कैल्शियम से बाइंड करते हैं। अगर कैल्शियम अगर अवेलेबल नहीं है ना तो क्लॉटिंग नहीं होगा। ब्लड के अंदर जो कैल्शियम है वो अगर किसी इंटरेक्शन में हिस्सा ले, मतलब पार्टिसिपेट, और कैल्शियम इफ इट इज नॉट अवेलेबल टू द ब्लड फॉर क्लॉटिंग, देन क्या होगा, क्लॉटिंग नहीं होगा। क्योंकि कैल्शियम आयन जरूरी है ना, प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन एंड फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। ओके, Yes, Yes, sir. sir. तो जो आर्टिफिशियल एंटी कोएगुलेंट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, कैल्शियम आयंस को एंगेज करते हैं। तो कैल्शियम आयन विल नो लॉन्गर अवेलेबल इन द ब्लड फॉर क्लॉटिंग, तो क्लॉटिंग नहीं होता। क्लियर आपको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये क्या है अभी, ये है ब्लड वेसल।
और ये टिश्यू के सेल्स। ओके, ठीक है। ग्यारह मिनट बचे ना हमारे। Yes, sir. ओके, उसके बाद हम लोग ब्लड ग्रुपिंग की बात करेंगे। ओके, तो हैव यू अंडरस्टूड द क्लॉटिंग? Yes. sir. ओके, Yes, तो sir. आप थम्स अप कर सकते हैं फास्ट। यस, इधर कर लो, इधर कर लो, इधर ये टाइप मैसेजिंग नहीं कर लो। ये क्या है? न्यू क्वेश्चन वाज पोस्टेड इन क्यूए, ये क्या है एक्चुअली? मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, किसका नाम है ये न्यू क्वेश्चन? यस, किसका नाम है? मैं कुछ पूछ रहा हूँ ना। Who is the student which by this name? Let me know. कोई क्वेश्चन किसी ने टाइप किया है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी अभी तो कुछ आया था ना इधर, न्यू क्वेश्चन इस टाइप इन, ऐसा कुछ आया था ना? आपने देखा क्या? Yes. Yes, किसके पास से आया था वो? Sir Piyush Thakur. पीयूष, आर यू देयर? Yes, sir. बेटा बोलो ना, क्यों चुप क्यों रहते हो? क्या है एक्चुअली आपको कुछ क्वेश्चन, मतलब क्या, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। सर बाय मिस्टेक हो गया था। बाय मिस्टेक कैसे हो सकता है बेटा? मतलब आपने ऐसे नाम बना के ज्वाइन किया है क्या? हाँ पीयूष, नो सर। तो कहाँ पे नो टाइप सर। कर रहे हो? मतलब कुछ आपका डाउट है क्या? नो सर। ऐसे मत करो, ठीक है? अच्छा, ठीक है, आगे बढ़े। थोड़ा एक 7-8 मिनट है हमारे पास। चलो, ठीक है, ब्लड ग्रुप की बात करेंगे। एक मिनट ना। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी। यस, किसकी बात करेंगे? Blood groups.
So blood groups. सो एक्चुअली ब्लड ग्रुप्स क्या है, एक्चुअली ब्लड ग्रुप्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, मतलब एबीओ ब्लड ग्रुप है, एमएनजे ब्लड ग्रुप है, अलग अलग टाइप के सेवरल डिफरेंट टाइप्स का ब्लड ग्रुप है। लेकिन जो ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि अगर वो ब्लड ग्रुप मैच नहीं हुए तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता। मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा तो अगर वो ब्लड ग्रुप मैचिंग नहीं है और फिर भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। लेकिन दूसरे कोई ब्लड ग्रुप होते हैं वो अगर मैच नहीं हुए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो कंपैटिबल नहीं होते, इंपॉर्टेंट नहीं होते, उससे कोई एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होता, इनसिग्निफिकेंट होते। लेकिन कोई ब्लड ग्रुप होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो अगर मिसमैच हो गए तो उससे ब्लड का क्लॉटिंग होगा। और इसलिए बिफोर द ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड, किसी डोनर का ब्लड किसी रेसिपिएंट को देना है तो कुछ ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट है जांचने का, अगर वो मैचिंग है तो ही या कंपैटिबल है तो ही उधर ये होना चाहिए, ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए। ओके, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप है। फॉर एग्जांपल एबीओ ब्लड ग्रुप है, तो एबीओ ब्लड ग्रुप किसने, एबीओ ब्लड ग्रुप दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप। ओके, इसका मैसेज आ रहा है। ओके, एबीओ ब्लड ग्रुप। ओके, तो एबीओ ब्लड ग्रुप किसने आइडेंटिफाई किया था, डिस्कवर किया था? लैंडस्टेनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था ना। कार्ल लैंडस्टीनर ने करा था। और ए बी और ओ, ए बी और ओ ब्लड ग्रुप, मतलब किसी का ब्लड ग्रुप ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है। और ए बी ब्लड ग्रुप जो है ना, ए बी ब्लड ग्रुप ये डिस्कवर करा था, पता है आपको किसने? नाम भूल जाएगा तो चलेगा। हाँ, डी कैस्टेलो। किसने? डी कैस्टल। एंड स्टर्ली। ये नाम भूलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और एक ब्लड ग्रुप है आरएच ब्लड ग्रुप, पता है आपको आरएच ब्लड ग्रुप कि नहीं? ठीक है, बाद में देखेंगे। तो अभी ए बी, ये ए ब्लड ग्रुप देखेंगे हम लोग। तो एक्चुअली ये ब्लड ग्रुप क्या है, किस बेस पे है, ये ब्लड ग्रुप का बेस क्या है? तो दिस ब्लड ग्रुप एबीओ एबी, these आर बेस्ड ऑन, किस पे बेस है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ, कितना टाइम बचा? 2 मिनट। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ किस पे? सरफेस एंटीजन और आरबीसी। किस पे? सरफेस एंटीजन और आरबीसी। एंटीजेंस उनको बोलेंगे अग्लूटिनोजेन, अग्लूटिनोजेन ऑफ आरबीसी, आरबीसी। ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. ओके ठीक है। तो अभी कितना टाइम है, रुकते हैं अभी। पीयूष क्या भेज रहे हो? पीयूष विच फोटो यू आर सेंडिंग? पीयूष, आर यू देयर इन द लेक्चर? बाद में सर,
तो अभी आपने क्यों भेजा ये? सर बाद में बता देना। लेकिन लेक्चर में आप ध्यान दो ना बेटा, ये जब हो रहा है तब उस पर ध्यान दो ना। अभी मैं समझा रहा हूँ कुछ और आप कुछ और भेज रहे हो, दैट इज नॉट ओके। आप बाद में भी भेज सकते थे ना। अब तो भेजते हो ना क्वेश्चन। हाँ बेटा, मैं बोल रहा था सबको कि जो क्वेश्चन पेपर कल हर बार होता है ना, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा एरर होते हैं, तो आप भूल जाओ उसको। जो हम लोग ले रहे हैं वो सही है। आपको कोई दिक्कत है तो आप एनसीईआरटी एंड मेरे नोट जो है इधर वो कंपेयर करो, उसमें सब सही दिया है। अगर उससे कोई अलग लग रहा है, आपको कुछ बहुत ही डाउट है, उससे भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप वो क्वेश्चन मुझे बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको उसका आंसर एनसीईआरटी में या मेरे नोट्स में मिल रहा है तो पूछने की जरूरत नहीं है मेरे को, खुद से ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन फिर भी उससे आपको मतलब नहीं हो रहा है आपका सेटिस्फेक्शन, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो और दूसरी बात, पेपर तो मुझे मिले हैं तो मैं एनालाइज कर दूंगा पेपर का, लेकिन हर बार पेपर में कोई ना कोई टेक्निकल मिस्टेक होती है, तो आप भूल सकते हो उसको, ठीक है। Yes. Yes, sir. पीयूष शर्मा, Yes. आपको मैंने क्या बोला है, आप लेक्चर होते के टाइम उस टाइम ऐसे कोई हरकत ना मत करो यार, डिस्टर्ब हो जाता है ना, मुझे देखना पड़ता है इधर। मैं कुछ और पढ़ा रहा हूँ तो आप कुछ और करते हो उस टाइम, बाद में आप कर सकते हो ना। तो ठीक है, सबको हो गया ये, सबको थैंक यू। Good night. Thank you. Thank you. Good night. सबको अंडरस्टैंड हो गया ये इतना? Yes. सर ठीक है, कल मिलते थैंक यू। Good night, sir. गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट। Thank you, sir. Good night, sir. यस, किसका कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आपका लेक्चर को भी लेट होता है ना रात का।